गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का पहले पेपर, फिजिक्स के पहले पेपर का पहला यूनिट है, उसका एक टॉपिक है। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कॉलेज के पहले पेपर के पहले यूनिट का ये पेपर है, जिसका मैकेनिक्स नाम है, यांत्रिकी, उसका एक पार्ट है। तो उसमें है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ये बीएससी में नहीं है, ओनली बीएससी में नहीं है, ध्यान रखना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये है कि माइकलसन और मोर्ले दो वैज्ञानिक थे, अमेरिकन। माइकलसन अलग थे और मोर्ले अलग थे, दो वैज्ञानिक थे अमेरिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए दिया कि उस समय ईथर की कल्पना की गई थी सभी जगह, ब्रह्मांड में, सभी पदार्थों में। उस ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए इन्होंने माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट दिया। तो सबसे पहले ये शुरुआत कहां से हुई, ये मैं बताता हूं आपको, इसकी हिस्ट्री। न्यूटन ने कुछ भौतिक राशियों को माना, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान। इन भौतिक राशियों को माना कि ये निरपेक्ष हैं। तो उन्होंने निरपेक्ष निर्देश तंत्र की खोज करनी चाहिए और निरपेक्ष गति से संबंधित समस्याओं का हल करना चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मांड में निरपेक्ष निर्देश तंत्र की खोज करने की आवश्यकता महसूस करी। अब ब्रह्मांड में निरपेक्ष निर्देश तंत्र की खोज के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और उन्होंने ये चाहा कि पिंडों की जो निरपेक्ष गति है, उसकी समस्या को निरपेक्ष गति के पदों में व्यक्त किया जा सके। तो इन सब के लिए उन्होंने निरपेक्ष निर्देश तंत्र की खोज ब्रह्मांड में करनी शुरू कर दी। उसके लिए कई प्रयोग किए, परंतु बाद में ये देखा, उन्होंने पाया कि निकाय में रहकर निकाय की निरपेक्ष गति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, उसका कोई अर्थ नहीं है। केवल निकाय में पिंडों की सापेक्ष गति का ही अर्थ होता है, सापेक्ष गति ही सार्थक है, ये उन्होंने बताया। फिर क्या हुआ, प्रकाशीय घटना के प्रयास शुरू हुए। प्रकाश संचरण के व्याख्या हुई थी। प्रकाश संचरण की प्रकृति की व्याख्या के लिए प्रयोग किए गए थे। तो उसमें प्रकाशीय उपकरण आए। तो उन्होंने ये कहा कि प्रकाशीय उपकरणों की सहायता से भी हम इस ईथर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, निरपेक्ष निर्देश तंत्र का पता लगा सकते हैं, निरपेक्ष गति की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, ईथर के एग्जिस्टेंस के बारे में हम प्रकाशीय उपकरणों की सहायता से पता लगा सकते हैं। इस उम्मीद को बल मिला उस समय, कुछ समय बाद, कि प्रकाशीय उपकरणों की सहायता से ईथर के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि हम निरपेक्ष गति के बारे में हम जान सकते हैं, निरपेक्ष निर्देश तंत्र की हम खोज कर सकते हैं। इस बारे में ये हमें मालूमात हुई। तो उन्होंने ये देखा कि हम ऐसा कर सकते हैं, निरपेक्ष निर्देश तंत्र खोज सकते हैं, निरपेक्ष गति से संबंधित समस्या को हल कर सकते हैं। तो उन्होंने ईथर के जो काल्पनिक जो विचार था, ये काल्पनिक विचार था कि ईथर पूरे सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सभी पदार्थों में व्याप्त है। ईथर ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम था, प्रकाशमय ईथर, जिसमें लाइट प्रोपगेट हो सकती थी, लाइट संचरित हो सकती थी। बस पिंडों का संचरण उसमें कैसे होगा, ये देखा गया और सोचा गया। वैज्ञानिकों ने इस बारे में विचार किया कि पिंड मतलब पृथ्वी ईथर के अंदर कैसे गति करेगी, इस बारे में विचार किया गया। तो पहला विचार तो यह आया कि यदि पृथ्वी और ईथर इस प्रकार गति कर रहे हैं कि पृथ्वी ईथर को घसीट रही है, साथ साथ घसीट रही है, पृथ्वी और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं है, पृथ्वी और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं है। तो पृथ्वी की सापेक्ष गति नहीं होने के कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। सापेक्ष गति में वेग मतलब प्रकाश के वेग से परिवर्तन से मतलब यह है कि अगर प्रकाश एक लाइन में जाएगा तो पृथ्वी भी इस तरफ चल रही है, तो दोनों का वेग एक तरफ है। तो पृथ्वी का वेग अगर v माने और प्रकाश का वेग c माने, तो c माइनस v वेलोसिटी होगी, कम वेलोसिटी होगी, और प्रकाश इस तरफ आएगा और पृथ्वी इस तरफ जा रही है, तो दोनों विपरीत है, इस तरह से विपरीत है। तो c प्लस v आपेक्षिक वेग होगा, सापेक्ष वेग होगा, तो वो दोनों आपस में विपरीत होंगे। एक तरफ वेग कम हो रहा है, एक तरफ वेग बढ़ रहा है, तो समय अंतर प्राप्त होगा, प्रकाश के वेग में परिवर्तन महसूस होगा, ये देखा गया। परंतु क्या है कि पृथ्वी और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं है,
तो प्रकाश के वेग परिवर्तन नहीं होगा, वो प्रकाशीय उपकरणों से नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो मतलब पिंडों की निरपेक्ष गति के बारे में हम नहीं ज्ञात कर सकते। पहला विचार तो ये आया। दूसरा विचार ये था कि अगर स्थिर ईथर माध्यम और पृथ्वी में अगर सापेक्ष गति है तो पृथ्वी की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा। इस सिद्धांत को लेके प्रयोग किए गए, कई प्रयोग किए गए। उनमें से एक प्रयोग था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोर्ले प्रयोग। उन्होंने अपना ही एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर बनाया, व्यतिकरण मापी बनाया अपना एक, और उससे देखा कि समय का अंतर होता है। थियोरेटिकल तो देख लिया समय का अंतर होता है, परंतु प्रैक्टिकली जब किया गया तो समय का अंतर नहीं मिला। फ्रिंजें एक ही कला में आई, फ्रिंजों में विस्थापन नहीं हुआ, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, नकारात्मक परिणाम मिले। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये प्रयोग इस आधार पर किया गया कि पृथ्वी और स्थिर ईथर के मध्य सापेक्ष गति है। पृथ्वी की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी गति करती है तो प्रकाश भी कुछ निश्चित दूरी तक उसी दिशा में गति करता है और वापस एक बिंदु तक लौट आता है, और प्रकाश की दूसरी किरण पुंज उसके लंबवत, पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत उतनी ही निश्चित दूरी तक गति करती है और वापस लौट आती है। फिर उन दोनों प्रकाश किरण पुंज को एक बिंदु पर मिलाते हैं और माइकलसन व्यतिकरण मापी से देखा जाता है। तो समय का अंतर प्राप्त होता है थ्योरेटिकली, परंतु प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये सेटअप है माइकलसन मोर्ले व्यतिकरण मापी का। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक वेव सोर्स, जो एक तरह की तरंग दैर्ध्य की किरणें उत्सर्जित करता है। ये लेंस है, ये इन आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। ये प्लेट है, हाफ सिल्वर्ड प्लेट, अर्ध रजत प्लेट, आधी चांदी से लेपित की हुई प्लेट है कांच की, और इसी की समान मोटाई की ये सी प्लेट है। और ये समतल दर्पण है M2 B पॉइंट, और ये M1 दर्पण है A पॉइंट पर, और ये टेलीस्कोप है हमारा व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी। इस पूरा ये माइकलसन व्यतिकरण मापी है, ये टेलीस्कोप है दूरदर्शी। इसकी सहायता से हम यहाँ बिंदु O पर इन किरणों को लौटते हुए ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना। अब पहली बात तो ये आती है कि इस प्रकार का सेटअप होता है, और यहां से यहां तक की दूरी d है, स्मॉल d, और ये डिस्टेंस भी d है, दूरी समान है। परंतु अगर प्रकाश वायु पथ भी समान हो दोनों किरणों का, तो हमें ये मिल जाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी है और एग्जैक्ट प्रकाश वायु पथ भी समान है। तो इसके लिए क्या होता है कि ऊपर वाली जो किरण का पथ देखते हैं हम, ये इस तरह से आती है, यहां से एक बार गुजरती है, नीचे जाती है प्लेट में से, एक बार फिर ऊपर जाती है, और फिर ये इस पे टकराती है, फिर वापस परावर्तित होकर आती है, और फिर इसमें से प्लेट में से होकर फिर वो बिंदु पर आती है। ये 3 बार गुजरती है। ये जो परावर्तित किरण है ये 3 बार इस प्लेट में से गुजरती है। और इधर वाली किरण अगर ये प्लेट नहीं हो तो ये आएगी और ये एक बार गुजरेगी ओ बिंदु से, फिर सीधा इधर जाएगी, फिर ओ बिंदु पर टकराकर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सिर्फ एक बार गुजरती है। तो प्रकाश वायु पथ समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये एक बार गुजरती है और एक कांच की प्लेट, इसकी समान कांच की प्लेट 45 डिग्री एंगल पर लगा देते हैं। दोनों 45 डिग्री एंगल पर है आपतित किरण के, तो 45 डिग्री के एंगल पर ही लगा देते हैं एस की समान प्लेट, अर्धरजित कांच की प्लेट को लगा देते हैं। तो यहां से एक बार गुजरती है, यहां से एक दूसरी बार, फिर ये जाती है, फिर ये वापस आती है किरण, और यहां से 2 बार गुजरती है। तो 3 बार हो जाता है इसका भी। तो प्रकाश वायु पथ भी समान हो जाता है दोनों किरणों का, और दूरी भी समान हो जाती है। अब दोनों के फ्रिंजों में विस्थापन आना चाहिए, फ्रिंजें विस्थापित होनी चाहिए, पथांतर आना चाहिए। थ्योरेटिकली तो ये प्राप्त हो जाएगा, परंतु प्रैक्टिकली ये प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात है। तो अब देखो, इसमें पृथ्वी की गति है वो इस तरफ है, O से B की ओर। पृथ्वी की गति O से B की ओर है, V वेग से, और प्रकाश किरण एक बार O से B तक जाती है, फिर परावर्तित होकर वापस B से O की ओर होती है। तो इसमें होता क्या है, इसकी जो कार्यविधि है वो इस प्रकार है कि ये जब मोनोक्रोमेटिक वेव सोर्स से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो बिंदु स्रोत है, इसे चारों तरफ प्रकाश फैलेगा, और ये लेंस इसको समांतर किरण पुंज में बदल देता है। फिर समांतर किरण पुंज में से एक किरण पुंज
इस कांच की प्लेट पर, जो कि 45 डिग्री पर झुकी हुई है, अर्धरंजित कांच की प्लेट, हाफ सिल्वर्ड कांच की प्लेट, इस पर आता है और दो भागों में विभाजित जाता है। एक तो पारगमित किरण और एक है परावर्तित किरण। पारगमित किरण ओबी इस तरफ जाती है, परावर्तित किरण ओए इस तरफ जाती है और वो समतल कांच की प्लेट पर आपतित होती हैं दोनों समान दूरी पर और वापस ओ बिंदु पर आकर मिलती है और टेलीस्कोप की सहायता से हम देख लेते हैं कि पथांतर आ रहा है, समय का अंतर है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट है पूरा। अब इसकी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि अभी फिलहाल पृथ्वी ओ से बी की ओर v वेग से गति कर रही है और प्रकाश किरण का वेग c है, ठीक है ना। और देखेंगे और ये जो एपरेटस है ये पारे की कुंड में रखते हैं जो अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूम सके आसानी से, और ईथर के सापेक्ष इसको पहले स्थिर मानते हैं। तो दोनों प्रकाश किरणें दोनों दिशाओं में जाकर समान दूरी तय करके लौट आती हैं, पथांतर नहीं प्राप्त होता है, समान कला में प्राप्त होती हैं। फिर हम ये मानते हैं कि अगर पृथ्वी ईथर के सापेक्ष गतिशील है तब पथांतर प्राप्त होता है। तो वो देखते हैं ईथर के सापेक्ष गतिशील है तो किस तरह से पथांतर लेंगे। तो सबसे पहले किरण हम ओबी की तरफ जो पारगमित किरण है उसका टाइम निकालेंगे। ये प्लेट है P, ये पॉइंट O, ये किरण गई और ये है B। तो इस दिशा में C, प्रकाश किरण का वेग c है और वेलोसिटी v है, तो सापेक्ष वेग हो जाएगा c माइनस वी और डिस्टेंस है d। तो टाइम कितना लगेगा d c माइनस वी। o से b की ओर जाने में टाइम लगेगा d c माइनस वी। अब b से o की ओर जाने में टाइम कितना लगेगा, वापस लौटते समय क्या होगा, c इस तरफ होगा और v इस तरफ होगा, विपरीत होगा। तो सापेक्ष वेग हो जाएगा c प्लस वी, क्योंकि विपरीत दिशा में तो जुड़ जाते हैं आपस में। तो समय हो जाएगा d अपॉन c प्लस वी। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, o से b और b से o की पर आने में, वापिस आने में टोटल टाइम t1 कितना हो जाएगा, d अपॉन c माइनस वी प्लस d अपॉन c प्लस वी, ये टाइम होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। t1 अपॉन c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, d कॉमन c प्लस वी प्लस c माइनस वी, ये हो जाएगा v से v कैंसिल। देखो c माइनस वी c प्लस वी लघुत्तम लिया, c स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर, c प्लस वी इधर आ गया, c माइनस वी इधर आ गया, तो ये आपस में जुड़ गए, v से v कैंसिल हो गया। 2dc अपॉन c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो t1 का मान c कॉमन ले लेंगे, 2d अपॉन c1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी t1 की 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात -1। अब द्विपद पर में से विस्तार करेंगे, c बड़ा है v से तो ये 1 से छोटा पद है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से छोटा पद है, तो ये -1 इसके गुणा में आ जाएगा। t1 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास में एक टाइम आ जाएगा ओ से बी और बी से ओ जाने में। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे ओ से ए, पृथ्वी की गति की लंबवत दिशा में परावर्तित किरण का टाइम पीरियड। पारे की कुंड में रखा हुआ है, ध्यान रखना ये अपनी अक्ष के सापेक्ष यथेच्छ रूप से
उचित रूप से घूम सकता है। ये प्लेट P, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये डिस्टेंस है D और दर्पण है M1। जब ये किरण O से परावर्तित होकर M1 तक जाएगी तो ये एपरेटस इस तरह से गति कर रहा है, तो M1 जो मिरर है वो इस तरफ आ जाएगा, थोड़ा दूरी पर आ जाएगा, M1 डैश पोजीशन में, A डैश पोजीशन में। तो किरण ये पथ तय करेगी। अब किरण जो प्रकाश की किरण है उसका वेग c है, टाइम लेती है 21, तो ये इसकी दूरी होगी c 21, और ये वेलोसिटी है v, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी vt 21। ठीक है ना। तो इस तरह से ये त्रिभुज बन गया एक 90 डिग्री का। तो हम निकाल सकते हैं ct 21 का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर प्लस vt 21 स्क्वायर। तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t 21 का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो t 21 बराबर आ जाएगा d अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की घात 1/2। ये हमारे पास में t 21 की वैल्यू आ जाएगी। और t 21 टाइम क्या है? जब किरण O से A डैश तक पहुंचती है। अब किरण वापस लौटेगी तो ये प्लेट गति करते हुए B दिशा में इस तरफ पहुंच जाएगी, और यहां तक की डिस्टेंस होगी vt 21 और ये डिस्टेंस हो जाएगी vt 22 मान लिया अपन ने, और ये d, ये डिस्टेंस हो जाएगी vt 21 और ये डिस्टेंस हो जाएगी v2 22, और ये प्रकाश की वेग से आ रही है तो ये हो जाएगा ct22 और ये o डैश पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये जो कांच की प्लेट है वो इस तरह से गति कर रही है, और ये ऊपर वाले प्लेट भी इस तरह से गति कर रही है। कांच की जो समतल दर्पण है वो भी इस तरह गति कर रहा है। तो ये इधर पहुंचेगी तो ये इधर सरक जाएगा, फिर इधर से इधर लौटेगी तो ये आगे और सरक जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, t22 भी इसी की तरह आ जाएगा, d अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की होल घात 1/2। तो हमारे पास में टोटल समय आ जाएगा t21 प्लस t22 d अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की घात 1/2 प्लस d अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की घात 1/2। तो 2d अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर आएगा T2, ये लघुत्तम ले लिया हमने, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1/2 लघुत्तम ले लिया, और ये ऊपर लिया तो माइनस 1/2 हो गया, और c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर c आ जाएगा। तो मेन इसका जो आंसर आएगा 2d अपॉन c, द्विपद पर में से इसका विस्तार करेंगे, माइनस 1/2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये T2 की वैल्यू आएगी। और देख लेना है रिवाइज करके। ठीक है ना। मेन चीज ध्यान रखनी कि जब बिंदु O से A तक किरण जाएगी तो A डैश स्थिति में मिरर पहुंच चुका होगा, और A डैश से जब वापस O तक जाएगी O डैश स्थिति में O पहुंच चुका होगा। तो ये टाइम T21 है, ये टाइम T22 है, T21 है, ये T22 है। तो यहां से प्रकाश के वेग से जा रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगी वो ct21 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी ct22। ये ध्यान रखना। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये v वेग से पृथ्वी इस तरफ जा रही है तो vt21 ये होगी और vt22 ये हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो किरण के O से M1 तक जाने में डिस्टेंस, और M1 डैश से वापिस O डैश तक जाने में डिस्टेंस। दो डिस्टेंस हमने निकाल लिए। अब
बिंदु O मतलब प्लेट P से पारगमित किरण और परावर्तित किरण के वापस लौटने में समय का अंतर, समय का अंतर मतलब डेल्टा T, T1 माइनस T2 क्या होगा 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ये होगा। तो 2D अपॉन C कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा V स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। तो ये पूरे में से हाफ घटेगा तो हाफ बचेगा, 2D अपॉन C 1 अपॉन 2 V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो हमारे पास में जो समय का अंतर आएगा डेल टी, जो थ्योरेटिकली आ रहा है प्रैक्टिकली नहीं आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dv स्क्वायर अपॉन सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो पथांतर क्या होगा, पथांतर मतलब डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब ये किरण चल रही है प्रकाश के वेग से, तो वेग को गुणा कर देंगे समय से, सी डेल्टा टी, सी से सी कट जाएगा, तो dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा पथांतर। तो ये तो जब आया जब बी पॉइंट, जब बी पॉइंट पृथ्वी की वेग की दिशा में है और ए पॉइंट पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत है। अब हम टर्न कर देंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे इसको, एपरेटस को, तो उससे क्या होगा, इस दिशा में ओ ए हो जाएगा और इस दिशा में ओ बी हो जाएगा। मतलब पृथ्वी की गति की दिशा में ए पॉइंट हो जाएगा, ए मिरर, और बी पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत। तब हम पथांतर निकालेंगे तो भी यही आएगा, dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टोटल पथांतर होगा 2 डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा 2 dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये पथांतर किरणें एक ही कला में प्रकाशित होती है, तो एक ही कला में प्रकाशित होंगी, तो ये पथांतर संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण होगा तो उस समय पथांतर क्या होता है, एन लैम्डा। तो फ्रिंजों में विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एन बराबर विस्थापित फ्रिंजों की संख्या बराबर 2 dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। अब ये जो d है वो ली गई थी 11 मीटर, और v है जो पृथ्वी की वेग है, पृथ्वी का वेग होता है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो है 5890 × 10⁻⁻10 मीटर, और प्रकाश की वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी c 3 × 10⁻10 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 8 मीटर पर सेकेंड है। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास में मान आएगा 0.37, लगभग 0.4 फ्रिंजें विस्थापित होंगी थ्योरेटिकली इन कैलकुलेशन। परंतु क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इंटरफेरोमीटर से लगा के देखते हैं, जब वो किरणें पारगमित और परावर्तित किरणें वापस आके लौटती हैं तो फ्रिंजों में विस्थापन बिल्कुल नहीं मिलता है, एक ही कला में आती हैं। अलग अलग रंग की वेव लेके ये किया गया, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की ये प्रकाश किरण लेके या मैंने किया प्रयोग, तो भी वो एक ही कला में आई और एक ही विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ, वेग परिवर्तन, प्रकाश के वेग में परिवर्तन प्राप्त नहीं हुआ, ईथर का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हुआ। तो ये जो नकारात्मक परिणाम आए, ये एक्सपेरिमेंट जो फेल हो रहा था नकारात्मक परिणाम, इस नकारात्मक परिणाम के ऊपर भी वैज्ञानिकों ने विचार दिए। पहला विचार, ड्रैग ऑफ ईथर, मतलब ईथर का घसीटना, मतलब पृथ्वी ईथर को साथ में घसीटती है, पृथ्वी और ईथर के मध्य सापेक्ष गति नहीं है। तो प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान है, तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। परंतु इस विचार से
हमने तारों के विस्थापन एब्रेशन ऑफ स्टार को समझाया नहीं सकते, तो उस हिसाब से इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा विचार यह आया फिट्स-गेराल्ड एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई संकुचन। मतलब ईथर की गति की दिशा में पिंड की लंबाई में भी संकुचन होता है। तो इसका मतलब माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर है उसकी भुजाओं में दोनों भुजाओं में भी संकुचन होगा, जिससे प्रकाश के पथ समान हो जाएंगे और फ्रिंजों में विस्थापन प्राप्त नहीं होगा, वो एक ही कला में आएंगी, ठीक है ना। और पथांतर प्राप्त नहीं होगा और प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। परंतु जब प्रयोग किया गया और उसमें देखा गया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की भुजाओं में, वो जो माइकलसन का जो एपरेटस था उसकी भुजाओं में परिवर्तन, संकुचन नहीं मिला, किसी प्रकार का संकुचन नहीं मिला, तो इस विचार को भी फिर त्यागना पड़ा। फिर तीसरा विचार यह आया कि ईथर का अस्तित्व भी अर्थहीन है। ये विचार आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। उन्होंने ये बताया कि आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत देखो मेरा ये, इस सिद्धांत के अनुसार ईथर का जो अस्तित्व आप लोगों ने माना है वो अर्थहीन है। वो आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और फिर उसके आगे का टॉपिक करेंगे। आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।